वही प्रिज्म पढ़ रहे थे हम लोग, राइट। Yes, sir. Condition for Raja if apex angle is greater than twice of critical angle. हाँ बेटे, प्रिज्म पढ़ रहे थे और प्रिज्म में हमने बात कर रहे थे किसकी? हम लोगों ने कहाँ तक पहुंच गए थे भाई? हम्म हमने ये कंडीशन बताई थी बच्चों। क्या कंडीशन बताई थी? कि अगर ए जो है वो बड़ा हो जाए किससे? 2c से ग्रेटर। सी से। देन नो रे entering from AB will be able to come out of AC. No ray entering from AB will be able to come out of AC. ऐसा की बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। अब हम प्रिज्म से आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी? We talk about refraction from spherical surface. Refraction from spherical surface. देखो बेटे, रिफ्रैक्शन तो बेसिकली क्या होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाना ही रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का मतलब ये हो गया कि द बाउंड्री और इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम the boundary or interface separating two medium is spherical in shape, है ना? मतलब इस तरह की, एक तरफ n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, दूसरी तरफ n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम, ठीक है बेटे? और अगर ये बाउंड्री स्फेरिकल है तो कहीं ना कहीं पे इसका सेंटर होगा,
और सेंटर को इस बाउंड्री के किसी भी पॉइंट से हम ज्वाइन कर दें, तो वो जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि स्फेरिकल की बात कर रहे हैं। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और किसी भी कन्वीनियंट पॉइंट को हम यहाँ पर पोल ले लेते हैं, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो हो जाएगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी बेटे, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो क्या है, इस केस में अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ कहीं पे रखा हुआ है, उसकी इमेज हम फॉर्म करना चाहते हैं, और ऑब्जर्वर जो है वो इस मीडियम, क्या होगा, ऑब्जेक्ट से रेस चल करके यहाँ पे इंसिडेंट हुई, अब इस जगह पर अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे भाई, हम क्या करें, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दें, तो ये जो लाइन हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल। और ये एंगल, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो भाई, अगर अगर मान लो कि ये मीडियम चेंज नहीं हो रहा होता, तो ये रेस सीधी निकल जाती, लेकिन मीडियम के चेंज होने की वजह से क्या होगा, ये रे जो है थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो कुछ इस प्रकार से ये आगे जा सकती है ना। इस प्रकार से ये ट्रेवल थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, राइट। अच्छा, both the cases are possible, it may bend towards the normal, it may also bend away from the normal, that is also possible। अब अगर देखो ऐसा हो रहा है, दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इंसिडेंट रे है, वो रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, एक रे ऐसी भी होगी जो ऑब्जेक्ट से चल करके सीधे इस पी पॉइंट पर ही इंसिडेंट हो रही, एंड दिस विल बी अ नॉर्मली इंसिडेंट रे, क्योंकि पी पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो कैसे ड्रॉ करूंगा, आई विल जॉइन सेंटर ऑफ कर्वेचर विद द पॉइंट पी,
I will join center of curvature with the point P. Okay. I will join center of curvature with the point P. तो क्या होगा भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 मिलेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। 0। ये जो एंगल है, अब देखो बेसिकली अगर मैं इस रिफ्रैक्टेड रे को आगे मतलब ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, है ना, ये इस तरीके से अगर मैं रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो मेरे को क्या मिलता है बच्चों? ये यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट जो ये मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, ये बेसिकली दो रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना भाई। एक तो जो नॉर्मली रिफ्रैक्ट हुई है और एक जो ये आर एंगल पे रिफ्रैक्ट हुई है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे को क्या कहेंगे? इमेज। ये क्या था? ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज image. Point of intersection of refracted rays. This is a refracted ray. ये बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। Yes, sir. Now look at this. इन सब की पोजीशंस में क्या रिलेशन है वो पता करना चाह रहे हैं। ये जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन बीटा एंगल बना रही है, और इमेज मतलब रिफ्रैक्टेड रे जो है वो गामा एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। इस पॉइंट को हम ए नाम देते हैं। तो देखो भाई हम क्या हैं, वी आर कंसिडरिंग ओनली नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेस। नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेस ही हम कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, आई, आर, they all are small angles। ठीक है, तो अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? AP डिवाइडेड बाय PO। बीटा को क्या लिख सकते हैं? AP डिवाइडेड बाय PC। गामा को लिख सकते हैं AP डिवाइडेड बाय PI। Now what is the relation between these alpha, beta and gamma? देखो बेटे, consider triangle ACO।
एसीओ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। कौन सा वाला? ये वाला। ACO, this point is C। इस ट्रायंगल में क्या ये जो एंगल आई बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है? Yes, Is sir. I an exterior angle for triangle ACO? Yes, sir. अब I अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मतलब क्या है भाई? I को बराबर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ये दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो गया। I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। समझ में आई बात? Yes, sir. अब देखना, अब एक और ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। अभी हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं कौन सा? ACI। कंसीडर ट्रायंगल ACI। ACI मतलब कौन सा ही? देखो ये वाला। इस ट्रायंगल के लिए क्या R एक्सटीरियर एंगल है क्या? हाँ सर। R is an exterior angle for this triangle। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? R is equal to, और इंटीरियर एंगल्स कौन से मिलेंगे इसमें? Beta and gamma. बीटा एंड गामा। तो R को लिखूंगा इट इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। अच्छा, I और R में रिलेशन क्या है? स्नेल्स लॉ अप्लाई। स्नेल्स लॉ तो क्या मिलेगा? 1 इंटू साइन I N1 इंटू साइन I is equal to N2 into sin R। N1 sin I equal to N2 sin R। And for small I and R, N1 I is equal to N2 R, ऐसा लिख सकते हैं। N1 I is equal to N2 R। This is for small I and R। अब यहां से क्या करें? I और R की जो वैल्यू अपन ने 1 और 2 इक्वेशन से निकाली थी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। तो N1 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा is equal to N2 multiplied by beta plus gamma। N1 multiplied by alpha plus beta is equal to N2 multiplied by beta plus gamma। N1 alpha plus N1 beta is equal to N2 beta plus N2 gamma। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं N1 alpha minus N2 gamma is equal to N2 minus N1 into beta। अब अल्फा की वैल्यू हम देखो, पिछले पेज पे देखो बेटे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हमने डिस्टेंसेस के टर्म्स में निकाल रखी थी। अल्फा बीटा गामा, इन वैल्यूज को हम उधर इक्वेशन में पुट कर दें
तो हमारे पास अल्फा की जगह लिख देंगे AP डिवाइडेड बाई PO, गामा की जगह लिख देंगे AP डिवाइडेड बाई PI, और बीटा की जगह लिख देंगे AP डिवाइडेड बाई PC। और ये AP से AP सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा N1 डिवाइडेड बाई PO माइनस N2 डिवाइडेड बाई PI इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई। अब देखो बच्चों, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। N1 N2 यहाँ ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे उसकी इमेज बन गई, और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस R। अब देखो साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, जो पोल है उसको ले लेते हैं ओरिजिन, और जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ इंसिडेंट रेज है, मतलब इस केस में राइट डायरेक्शन है, तो राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। U, V एंड R ये क्या है? These are x coordinates of object, image and center of curvature. U, V and R are x coordinates of object, image and center of curvature. तो देखो रेस्पेक्टिव, अब देखो ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड पे है, इमेज भी नेगेटिव साइड पे, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड पे। तो R को तो हम PC के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन U कितना होगा -PO, और V कितना होगा -PI, या हम यूँ कहें कि इस केस में PO को -U लिखना पड़ेगा और PI को -V लिखना पड़ेगा। इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा N1 डिवाइडेड बाई -U -N2 डिवाइडेड बाई -V इज इक्वल टू N2 -N1 डिवाइडेड बाई R। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी भाई, N2 बाई V -N1 बाई U is equal to N2 -N1 by R। ये हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा बच्चों, जिसको हमें याद रखना है, फॉर्मूला ऑफ image formation due to refraction from spherical surface। This is formula of image formation due to refraction from spherical surface। N1 और N2 क्या है ये भी ध्यान रखना है। What is N1? N1 is refractive index of incident medium, और N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमको ध्यान रखना।
ऐसे नहीं याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हुआ है वो n1 है, ऐसे नहीं याद रखना। जिस मीडियम में इंसिडेंट रे चल रही है वो n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे चल रही है वो n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम। अच्छा, इसमें भी हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। जैसे पहले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करें। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटे? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जो डायमेंशंस हैं उनमें कितना मैग्निफिकेशन आता है इन डायमेंशंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो, जैसे ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से ऐसा एक रे मैंने कंसिडर करी जो कि इस तरफ जा रही है बेटे, टुवर्ड्स द पोल। ये रे, इसको ए बी नाम दे देता हूँ, ये पोल को मान लेते हैं कि ये रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, और किधर रिफ्रैक्ट हो जाती है? कहीं भी हो सकती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल भी हो सकती है, टुवर्ड्स नॉर्मल भी हो सकती है। अच्छा, नॉर्मल तो यही लाइन हो गई, तो ये जो एंगल है यही आई। मान लेते हैं कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो गई, कुछ इस प्रकार से चल। अब देखो, इसी रे को हम पीछे अगर एक्सटेंड करते हैं तो बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज, यहीं पे इमेज बननी चाहिए, राइट? इसी पे कहीं ना कहीं एक ही इमेज बननी चाहिए। ये क्या है? दिस इज एक्सटेंडेड पार्ट, पीछे वाला जो पार्ट है वो एक्सटेंडेड पार्ट है, वहां पर रे वास्तव में प्रेजेंट नहीं है, खाली एक्सटेंड करने पर ही हमको नजर। अब देखो, इमेज कहीं भी बन सकती है। हम ऐसा, एक बात तो ये हम ध्यान दें कि मान लेते हैं इमेज यहाँ कहीं पे बन रही, ए की जो इमेज बनी ए डैश, वो इस लाइन पर बनी, दिस इज ए डैश, और ये क्या है? दिस इज बी डैश। और ये एंगल क्या है? आर। तो इसके वर्टिकली अपोजिट जो ये पूरा एंगल बन रहा होगा, ये भी बन रहा होगा कितना? आर। अब ये हाइट ऑफ इमेज हो गई, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ कंसिडर द वैल्यू ऑफ tan i। tan i कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय bp फॉर स्मॉल i। tan i को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख दें? sin i के बराबर, तो हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय bp। नाउ व्हाट इज bp?
dp is mod u, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, तो दैट इज उसके x कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया। उसी तरह से tan r की अगर वैल्यू लिखूंगा तो वो क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय b डैश p, so that is nothing but height of image divided by mod v। और i छोटा है तो r भी छोटा होगा, तो इसको tan r को हम अप्रोक्सीमेटली sin r भी लिख सकते हैं। अब sin i की वैल्यू इतनी आ गई, sin r ये आ गया, तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी भाई, n1 sin i is equal to n2 sin r, n1 sin i is equal to n2 sin r। sin i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय मॉड u, और साइन आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय मॉड। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा भाई, n1 बाई n2 इंटू मॉड v बाई मॉड, n1 बाई n2 इंटू मॉड v बाई मॉड u। देखो एक चीज और ध्यान देखो, यहाँ पर जो हमने केस कंसिडर किया है उसमें u को भी नेगेटिव लिया है, v को भी नेगेटिव लिया है, और इरेक्ट इमेज बन रही है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि v और u अगर सेम साइन के हुए तो इस केस में इरेक्ट इमेज बनेगी, और v और u अपोजिट साइन के हुए तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो सीधे सीधे हम साइन को भी ध्यान में रखते हुए मैग्निफिकेशन को ऐसा लिख लेते हैं, n1v डिवाइडेड बाय n2u, and this magnification is called as transverse or lateral magnification, transverse or lateral magnification। ये बात समझ में आती है बेटे? फिर से मैग्निफिकेशन का मतलब वही है कि अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0 हुआ इसका मतलब इरेक्ट इमेज है, और मैग्निफिकेशन लेस देन 0 हुआ इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 हुआ इसका मतलब एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, height of image is greater than height of object, and magnitude of magnification less than 1 हुआ इसका मतलब diminished image बन रही। इसका मतलब क्या है, हाँ बेटे लेस देन 1, सॉरी लेस देन 1। ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्निफिकेशन ये कब यूज होता है, when object is perpendicular to principal axis। फॉर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कैसे करेंगे, फॉर स्मॉल डायमेंशंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस Differentiation. डिफरेंशिएशन, वेरी गुड, जैसा हमने मिरर में किया था पहले।
बेसिकली वी राइट द फॉर्मूला क्या है, n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r. हम क्या करें, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस n2 बाई वी स्क्वायर dv बाई dt प्लस n1 बाई u स्क्वायर इंटू du बाई dt, और r का डिफरेंशिएशन तो 0 ही आ जाएगा। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं भाई, n2 बाई वी स्क्वायर इंटू dv बाई dt is equal to n1 by u square into du by, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dt को dt से कैंसिल कर दें तो dv is equal to n1 by n2 into v square by u square times du. dv can be treated as, what is dv and du? du का देखो वैसे मैथमेटिकल मतलब तो इसका क्या है, स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट along principal axis. And what is dv? This is corresponding small change in the position of image along principal axis. या dv and du को small size of image and object along principal axis ऐसा भी मान सकते हैं। या एक बात और ध्यान दो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, this one, this can also be used for finding relation between velocity of image and object. क्यों बेटे, dv बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, तो ये dv बाई dt को हम वेलोसिटी ऑफ इमेज मान सकते हैं। उसी तरह से du बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये डिफरेंशिएशन करके हमारा दो काम हो जाता है। पहला काम तो ये हो जाता है कि हमें स्मॉल वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस में रिलेशन मिल जाता है। दूसरा मेरा ये हो जाता है कि कोई छोटे साइज का ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है तो उसकी इमेज क्या साइज की बनेगी, ये भी मेरे को पता चल जाता। ये बात समझ में आ रही है बेटे? सर। Awesome.
Now we come to examples on this. देखो कैसे, एक तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लेते हैं कि ये एक मीडियम है, लेट्स से इधर एयर है, इधर ग्लास है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, और एयर में सरफेस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर। हमें पता करना है फाइंड द पोजीशन एंड द हाइट ऑफ इमेज। तो करने का तरीका क्या होगा भाई? लाइट रेज जो है वो राइट साइड में जाएंगी, होल इसको ले लेते हैं, इसके राइट साइड में हो जाएगा पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड में हो जाएगा नेगेटिव, और इन सब की वैल्यूज लिख लो आप, n1 n2 v u r की। n1 हो जाएगा 1, n2 हो जाएगा 3/2, u हो जाएगा -20, r हो जाएगा +40, और v का वैल्यू हमको पता करना है। यही तो बात है, फॉर्मूला अप्लाई कर दें, n2/v -n1/u इज इक्वल टू n2 - n1/r। n2 की जगह रख देंगे 3/2, v तो मुझे पता लगाना है। अब देखो मेरे को पता नहीं है इमेज राइट साइड में बनेगी लेफ्ट साइड में बनेगी, तो मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया v। v का आंसर साइन के साथ आएगा, एंड देन आई विल नो, साइन से मुझे ये भी पता लग जाएगा कि पॉजिटिव साइड पे बन रही है या नेगेटिव साइड पे बन रही है। -n1, n1 को रख दिया 1, u को रख दिया कितना -20, इज n2 - n1, तो 3/2 -1 डिवाइडेड बाय 40, तो मेरे पास आ जाएगा 3/2v प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/8। तो इससे पता चल जाएगा 3/2v इज 1/80 - 1/20। यहाँ से हम 80 एलसीएम ले लें तो 1 - 4, तो आ जाएगा 3/2v इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 40, तो ये कैंसिल होकर के 20 आ जाएगा, और v की वैल्यू को क्या लिख देंगे बच्चों, -20 सेंटीमीटर पर ही इमेज बन गई। सर हाँ बेटे बोलो। सर -3/80 आएगा ना? अरे हाँ, सॉरी सॉरी, -3/80 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आंसर हमारा, -40, -40 करेक्ट। -40 का मतलब किधर बेटे, ऑब्जेक्ट 20 पे था, माइनस का मतलब तो लेफ्ट साइड में ही इमेज बन रही, लेकिन ऑब्जेक्ट 20 पे था, इमेज बन रही है 40 पर। मैग्निफिकेशन पता कर लें, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला हमने देखा था, n1v/n2u, है ना। यहाँ पे कौन सा मैग्निफिकेशन यूज होगा बेटे, ट्रांसवर्स या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वाला? देखो ये वाला मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, Transverse. n1v डिवाइडेड बाय n2u, तो हम यूज कर लें n1v डिवाइडेड बाय n2, n1 का वैल्यू रखो 1, v का वैल्यू रखो -40, n2 का वैल्यू रखो 3/2,
u की वैल्यू रखो -20, तो कितना आता है भाई, 4/3 आ जाता है क्या? ठीक है, इसका मतलब एक तो क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो इरेक्ट इमेज बनेगी, और हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, 4/3 सेंटीमीटर। ये हाइट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही है, तो वो आएगा 4/3। तो इससे बड़ी बन रही है थोड़ी सी, और कहाँ पे बन रही है, 40 सेंटीमीटर। बात समझ में आई बच्चों? यस सर। यस सर। सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया था आपने? 1 सेंटीमीटर दिया हो ना, देखो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ सर। और अब देखो, ये जो रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस है, मान लो कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कोई हेमिस्फेरिकल शेप का एक पेपर वेट ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर के बराबर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया हुआ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके मीडियम का 3/2, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देखता है, हमें पता लगाना है कि लेट्स से पेपर वेट अगर किसी कागज पे हम रखते हैं और कागज पे कुछ लेटर्स टाइप हो रखे हैं, तो वो जो लेटर्स यहाँ पे होंगे, राइट, लेट्स से ये जो है दिस इज सम पेपर वेट इज प्लेस्ड on a paper with on a, let's say, newspaper, right, on a newspaper। तो पता लगाना, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच letters of the newspaper appear to be raised to the observer, appear to be raised to the ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को कितना उठे हुए वो पेपर्स दिखाई, लेटर्स दिखाई देंगे। तो बेटे देखो होगा क्या, वो लेटर है ना, यहाँ कहीं पे होंगे, जैसे
ये वो लेटर्स, ठीक है। ये लेटर्स हैं। अब देखो पहले क्या होगा, एयर से जाएंगे ग्लास में, है ना, लेकिन यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो इसमें तो क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन सरफेस इज जीरो, तो इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन सरफेस विल आल्सो बी जीरो। तो ये प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन की वजह से कोई शिफ्ट नहीं होगा, है ना, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बिल्कुल सटा हुआ ही रखा हुआ था, उससे बिल्कुल चिपक के रखा हुआ है। तो हम जो फॉर्मूला यूज भी करते हैं वो क्या यूज करते हैं, डी डैश इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एन आई बाई एन आर, ऐसा यूज करते हैं। तो बिकॉज डी इज जीरो, डी डैश विल ऑल्सो कम आउट टू बी जीरो, राइट। तो पहले रिफ्रैक्शन से तो इमेज वहीं के वहीं पर बन जाएगी, ऐसा अपन मान सकते हैं। फिर उसके बाद रेस पहुंच गई कहाँ पर, अब ग्लास में पहुंच गई, और ग्लास से चल करके अब किधर जाएंगी, एयर में, राइट। तो ग्लास से एयर का जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए हमको फिर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अप्लाई करें फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास टू एयर, है ना। कहां से कहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, ग्लास से एयर के लिए। अच्छा, रेज किधर जा रही है, ऊपर की तरफ, और ये वाला पॉइंट ओरिजिन होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव लेंगे और इसके नीचे नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट का एक्स, रेज इंसिडेंट किस मीडियम में हो रही है, 3/2 में, तो n1 को लोगे 3/2, n2 को लोगे 1, और ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट को लेंगे माइनस -20 वन। सेंटीमीटर के बराबर, कैपिटल आर को भी लेंगे -20 सेंटीमीटर के बराबर, और v कहाँ पे बन रहा है ये हमें पता करना है। तो फॉर्मूला यूज कर लें, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, ऐसा लिख सकते हैं बेटे। यस सर। तो क्या हो जाएगा, n2 को रख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई v, माइनस n1 को रख देते हैं 3/2 डिवाइडेड बाई -20 इज इक्वल टू n2 माइनस n1, यानी 1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई r को कितना रख देंगे, -20। तो ये आ जाएगा 1/v प्लस 3 डिवाइडेड बाई 40, 1 माइनस 3/2 तो -1/2, तो ये 1/40 के बराबर है। तो 1/v की क्या वैल्यू आ गई बेटे, 1/40 माइनस 3/40, तो माइनस ये आ जाएगा -2/40, दैट इज v की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, माइनस -20। 20। मतलब यहीं पर इमेज बन गई उसकी। हाँ देखो, हेमिस्फेरिकल में तो खैर ये होगा भी बच्चों, है ना, क्योंकि भाई बात क्या है, यही पॉइंट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ से जब रेज इंसिड जाएंगी भी ऐसे, तो क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट रही तो वही तो सीधी तो निकल जाएंगे,
यहाँ पर ऐसे जाएंगी। इस पॉइंट पर नॉर्मल कैसे बनाओगे तुम? इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही तो ज्वाइन करो। तो दिस ऑल दीज रेज आर themselves normally incident ray, तो they will pass through straight, तो वहीं पर दिखाई देगा। तो शिफ्ट कितना दिखाई देगा हमको? शिफ्ट विल अपीयर टू बी 0। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका चेंज कर देता तो ऑफ कोर्स ये किसी दूसरी जगह पे दिखाई देता, है ना। भाई पूरी तरह से हेमिस्फेरिकल नहीं होता है। जैसे तुम ऐसे सोचो कि मान लो ये पूरा एक कंप्लीट स्फेयर है अगर, ठीक है, तो इस तरह इसकी जो प्लेन सरफेस है वो यहाँ पे बनाते हैं, ऐसा करते हैं, राइट। ऐसा अगर ये कुछ पेपर वेट हो जाए, ताकि सो दैट ये वाला जो पॉइंट है वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं आता, तो उस केस में फिर क्या होता, थोड़ा तो शिफ्ट हो जाता। ये बात समझ में आ रही है भाई सबको? Yes, sir. हाँ सर। ओके, देखो, अब देखो ये जो अपन ने स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करी है, इसको क्या है, बाकी कॉन्सेप्ट से मिक्स करके भी क्वेश्चंस जो है वो इस पे बना सकते हैं। किस तरीके से, देखो, मान लो हमसे कहा जाए कि एक इस तरह की स्लैब, वी हैव अ स्लैब लाइक दिस, ठीक है बेटे, और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो हमें दिया हुआ है 2, और ये प्लेन सरफेस है, और ये वाली जो सरफेस है ये स्फेरिकल सरफेस, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस स्लैब की जो विड्थ है वो हमें दी हुई है कुछ 15 सेंटीमीटर, इसकी मान लेते हैं विड्थ, ठीक है बेटा। तो और यहाँ पर कहीं पर ऑब्जर्वर है, तो हमें पता करना है एट व्हाट पोजीशन विल द ऑब्जेक्ट को appear to the observer। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा बेटे, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर तक रेज को अगर जाना है तो उनका 2 बार रिफ्रैक्शन होना पड़ेगा, एक बार एयर से स्लैब में और दूसरी बार स्लैब से एयर में। एयर से स्लैब में जो रिफ्रैक्शन होगा दैट विल बी रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, और स्लैब से एयर में जो रिफ्रैक्शन होगा दैट विल बी रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो हमें 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अप्लाई करें फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू स्लैब, तो क्या लगाएंगे, d डैश इक्वल टू d डिवाइडेड बाय ni बाय nr। व्हाट इज d? d को रख दें 10 सेंटीमीटर, ni तो है 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर के बराबर की वैल्यू तो d डैश की आ जाएगी।
ठीक है, मतलब पहला रिफ्रैक्शन जब हुआ तो इमेज जो है वो प्लेन सरफेस से 20 सेंटीमीटर्स की दूरी पर बन गई। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे था और पहली इमेज I1 वो कहाँ पे बन गई, 20 सेंटीमीटर पे, और ये जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर में दी हुई। अब देखो क्या हुआ, बेसिकली ऑब्जेक्ट से जो रेस इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई थी, वो रेस कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट हुई हैं कि वो इधर से आती हुई लग रही। बेसिकली इतनी ही तो बात। I1 पॉइंट से आती हुई वो रेस लग रही। तो इस साइड में रेज है नहीं, बस एक्सटेंड करने से लग रहा है कि वो I1 से आ रही। नाउ लुक एट दिस, ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसके लिए I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना। I1 is image formed by plane surface and it will act as object for spherical surface। अब spherical surface से जब रिफ्रैक्शन होगा तो N1 को 2 लोगे ना बच्चे, क्योंकि अब रे कहां से कहां जा रही है, स्लैब से एयर में जा रही है, तो N1 हो जाएगा 2, N2 हो जाएगा 1, R हो जाएगा -30, U हो जाएगा कितना, -25, Sir, -35. -35, 20 प्लस, यस, माइनस कितना, 30। V का वैल्यू हमें पता करना, तो फॉर्मूला लगा दें, N2 बाई V -N1/U इज इक्वल टू N2 -N1/R। मतलब कि N2 को रख दें 1, 1/V -N1 को रख दें 2, 2/U, U को कितना रख देंगे, -35 इज इक्वल टू N2 -N1, तो 1 -2 डिवाइडेड बाई -30, तो क्या आ जाएगा, 1/V इज इक्वल टू 1 -2 कर देंगे तो कितना आएगा, -1 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि 1/30 और -2/30, ये ऐसा आएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, 1/V की वैल्यू आ जाती है -1/42।
तो v की वैल्यू -42 आ जाएगी। v कितना आ जाएगा, -42 सेंटीमीटर के बराबर v की वैल्यू आ जाएगी। है ना बेटे, ये 42 डिस्टेंस कहाँ से आई, सर स्पेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस से, है ना, स्फेरिकल सरफेस से 42 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इसको और पीछे दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट स्फेरिकल सरफेस से 25 सेंटीमीटर पे था, राइट, और इस ऑब्जर्वर को कहाँ दिखाई दे रहा है, 42 सेंटीमीटर। तो हम अब देखो, इन्होंने जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिकली नहीं पूछा हुआ है कि आप कहाँ से डिस्टेंस बताओ, तो जहां से आया हम वहीं से मेंशन कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 42 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ spherical surface। 42 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ spherical surface। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। मान लो हमको कहा जा रहा है कुछ ऐसा कि ये एक ग्लास स्फेयर, ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है 3/2, ठीक है, और इस पर क्या होता है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर के इस पर इंसिडेंट, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट gets incident on this sphere। तो हमें पता करना है, find the point of intersection of rays that emerge out from the sphere। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, इधर एयर मान लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं है वाटर, ठीक है, लेफ्ट में एयर है, राइट में वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ।
तो अब कैसे करेंगे भाई इसको? देखो बेसिकली होगा क्या, दो बार रिफ्रैक्शन होगा। पहली सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा एयर से ग्लास में, और फिर बाद में होगा ग्लास से एयर वाटर में। एयर से ग्लास में जब रिफ्रैक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर मान सकते हैं क्या? क्योंकि Yes, sir. पैरेलल रेज आ रही हैं। फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास, क्यू को मान सकते हैं कि वो इन्फिनिटी है, और रेज राइट साइड में जा रही हैं तो राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगी, लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगी। आर को तो फिर +20 ही लेना होगा। n1 1 है, n2 3/, तो क्या आएगा बच्चों? n2/v माइनस n1/u is equal to n2 minus n1/r. r is what? 20। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2v is equal to 1/40, मतलब v की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ जाएगी कितना? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ बेटे, कि जो रेज यहाँ से चली ना, ये जो पैरेलल रेज आ रही थी, इसको इसने इस प्रकार से बेंड किया कि वो 60 सेंटीमीटर दूर वाले पॉइंट पर की तरफ कन्वर्ज होने लगा। ये बात समझ में आ रही? ऑफ कोर्स वहां तक जा नहीं पाएंगे, वहां तक जा थोड़ी पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि एक बार तो और रिफ्रैक्शन होगा ना। तो क्या है, इधर से हटाओ, ये बात समझ में आ रही है भाई सबको? Yes, sir. ये रेज ऐसे आई थी और इस तरह से इसने इसको बेंड किया। 60 सेंटीमीटर कौन सी डिस्टेंस आई है भाई? 60 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस आई है वो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेकर के ये पूरी डिस्टेंस है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ I1। अब देखो इसका रेडियस 20 है, डायमीटर 40 होगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, I1 acts as an object, I1 acts as an object for second refraction। और ये कैसा ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट कर रहा है ना? सेकेंड रिफ्रैक्शन मतलब ग्लास से वाटर में, ये अंदर ग्लास, एयर से ग्लास, अब ग्लास से वाटर। अच्छा, ये जब रिफ्रैक्शन होगा तो अब
इस वाले पॉइंट को हम ओरिजिन लेंगे और इसके राइट साइड में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा। तो u को क्या लेंगे इस केस में? +20। n1 को कितना लेंगे? 3/2। n2 को कितना लेंगे? 4/3। r को कितना लेंगे? -20। ये वैल्यूज पुट करके हम आंसर पता करें। n2/v -n1/u is n2 -n1/r। रिफ्रैक्ट होकर के पानी में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। इमेज का कोऑर्डिनेट तो पता करना है। n1 था 3/2, u को लिया +20 इक्वल टू 4/3 -3/2। r को लेंगे कितना बच्चों? -20। तो आ जाएगा 4/3v -3/40। 4/3 -3/2 अगर हम करें तो एलसीएम आएगा 6, 8 - 9 अपॉन -20। 8 - 9 कितना हो जाएगा? -1। -1 से -20 कैंसिल हो गया तो ये 1/120 आ जाएगा। तो 4/3v -3/40 इज इक्वल टू 1/120। तो क्या आंसर आता है फाइनली हमारा बेटे? 120 एलसीएम लें, 9 + 1 तो 4/3v कितना आ जाएगा बेटे? 1/12। तो b का क्या वैल्यू आता है? 16 सेंटीमीटर। +16 आ गया। +16 का मतलब क्या है कि जो रेज यहाँ से निकल रही हैं वो 16 सेंटीमीटर दूर वाले पॉइंट पर मिल जा रही। ठीक है बेटे। ये रेज they were heading towards which point? They were heading towards 20 centimeter away. ठीक है। हालांकि ये 20 सेंटीमीटर वाली रे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब देवर समथिंग लाइक कि थोड़ी यहाँ ये डिस्टेंस थी 20। 20 वाले पॉइंट की तरफ जा रही थी लेकिन वास्तव में मिल कहाँ पे गई? 16 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर। ये जो 20 सेंटीमीटर वाला है इसको आप पीछे एक्सटेंड कर सकते। ठीक है। So this is our final diagram. देखो क्या हुआ, पैरेलल रेज आई। इन पैरेलल रेज एयर में चल रही थी, एयर से एंटर करी ग्लास में। तो एयर से ग्लास में जब एंटर करी तो सरफेस से जो इमेज बनी वो कितनी दूरी पर बनी बेटे? 60 सेंटीमीटर पर बनी। और इसका डायमीटर ही कितना है? 40 सेंटीमीटर डायमीटर है।
तो दूसरी सरफेस से डिस्टेंस कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। ये दूसरी सरफेस से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर आ गई। ये बात समझ में आई बेटा? अब ये पॉइंट तो था I1 तक फाइनली रे जाएंगी नहीं, एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, ग्लास से वाटर में भी रिफ्रैक्शन होगा, एक बार और रिफ्रैक्शन हुआ और फाइनली रेस कितनी दूरी पर जाकर के मिली, 16 सेंटीमीटर पर जाकर के रेस। ये बात समझ में आती है बेटे? Yes, sir. Yes, sir. तो जो फाइनल रेस का पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट सरफेस, या सेंटर से डिस्टेंस। मतलब क्वेश्चन में जहां से भी डिस्टेंस पूछा जाए वो डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, है ना। पहले हमने सरफेस से डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर बाद में जहां से पूछा जाए वहां से अपन पता लगा सकते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखो बेटे कि पैरेलल रेज अगर आ रही हैं तो पैरेलल रेज को हम कैसा मान सकते हैं, that it is like rays coming from object at infinity, infinity पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से रेज आ रहे। मान लो हमको ऐसा थोड़ा घुमा के इस तरह से ही पूछ सकते हैं, कैसे? सर हाँ बेटे। सर क्लास। क्लास अभी कब से है तुम्हारी? 9:45 से है ना? हाँ सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लो, क्या अगली क्लास में ही करें? अगले में ही करते हैं। चलो ठीक है, अभी आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, सेक्शन ई करना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का कौन सा सेक्शन बच्चों? सेक्शन ये कर, ठीक है? ठीक है भाई, बाकी हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ये नोट हाँ अरे नोट्स नोट्स, एक मिनट वेट वेट। हाँ बेटे मैंने भेज दिया है, चैट बॉक्स में देखो आया क्या? आ गया सर। ओके। और ये शीट कर रहे हैं ना आप लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। ओके कर रहे हैं सर। ठीक है बेटे, ओके फिर अगली क्लास में मिलते हैं।